दोपहर 2:30 बजे। गुलिस्तान न्यूज पे आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में एक खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और एक खास मेहमान को दावत दी है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब से। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम मुद्दों पे आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सर, बहुत ही कम समय में बहुत ही अहम पोर्टफोलियोज आप होल्ड कर रहे हैं, टाइम की कमी हो तो कुछ अहम इश्यूज पे हम बात करेंगे। जनरली सर, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस वक्त की जो एक बर्निंग इशू है, अभी हर वक्त जो है रिक्रूटमेंट का चर्चा जवानों में रहता है और इन दिनों जब आप ट्वीट करते हैं तो आपकी ट्वीट का इंतजार रहता है और शायद जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जवान है, वो सुबह उठ के आपके ट्वीट को नजर करते होंगे। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि सर, आपने इन्फॉर्म किया कि आने वाले वक्त में जुलाई में आप एसएससी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक जुलाई में जो है एग्जाम्स लिए जाएंगे और उसको लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है और एसएससी के कैलेंडर में ये ऑलरेडी डेट्स नोटिफाई हो चुकी हैं। तो ये लोगों की जानकारी के लिए हमने जो है ये ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताया गया है। उसके अलावा हम जो है दूसरे माध्यम भी इख्तियार कर रहे हैं ताकि जो सही जो डेट्स हैं और जो सिलेबस एक्सेट्रा है लोगों तक पहुंच सके। सर, क्या एसएससी ने सिलेबस और जनरली जो कैलेंडर की आपने बात की वो नोटिफाई किया है एग्जामिनेशन? बिल्कुल, ये जो कैलेंडर है ये ऑलरेडी एसएससी की वेबसाइट पे है और उस पे जो इस साल का जो कैलेंडर है उसमें जब आप सीरियल नंबर 4 पे देखेंगे तो देयर इज ए मेंशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। सो फेज 10 जो है सिलेक्शन पोस्ट में ये लद्दाख की पोस्टें शामिल हैं, जो कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी जो कि हम एसएससी को रेफर कर सकते थे। तो 829 पोस्टें अभी तक रेफर की जा चुकी हैं। इन 829 पोस्टों के लिए सिलेक्शन जो है, जो एप्लीकेशंस है वो मई में स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई में इनका एग्जाम हो जाएगा और अगले 1 महीने में इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। जनरली एक अलग अलग ओपिनियन एसएससी को लेके लद्दाख के अंदर युवाओं में और जनरल लोगों में देखने को मिला। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एसएससी को प्रेफर किया है इंस्टीड ऑफ लद्दाख का अपना बोर्ड बने, तो क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा या कि एक प्रोविजन है लद्दाख का अलग से बोर्ड बनाने की? मुझे ये इस बात समझ में नहीं आती। ये लोगों को और कैंडिडेट्स को अपने दिमाग से ये वहम निकालना चाहिए। एसएससी एक नेशनल लेवल बॉडी है एंड देयर इज नो रीजन कि हम उस पर यकीन ना करें और उसके प्रोफेशनलिज्म को जो है ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हमारे यहाँ उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म, उस तरह का एक्सपर्टाइज जो है डेवलप करने में समय लगेगा और एसएससी ऑलरेडी इस चीज को कर रही है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, तो सर्टेनली एसएससी एक जो है बेहतर चॉइस है। तो क्या फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने के लिए एसएससी को चुना है? बिल्कुल, फास्ट ट्रैक भी और एक इम्पार्शियल सिलेक्शन के लिए भी। जब भी आप लोकल लेवल पे सिलेक्शन करते हैं, इम्पार्शियलिटी पे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं और आपने देखा होगा चाहे कारगिल में सिलेक्शंस हुए हो चाहे लेह में हुए हो, हर बार कंप्लेंट्स आती हैं। इवन कि आज तक जो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल की अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें भी कंप्लेंट्स आती हैं, बिकॉज जब आपके अपने लोग ही जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ही मे गेट इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन जब एक इम्पार्शियल बॉडी से करते हैं तो उसका फायदा होता है। और दूसरी बात है कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एसएससी का और एसएससी का जो तौर तरीका मॉनिटरिंग का है वो बहुत प्रोफेशनल है। और इसके साथ एक लगा हुआ बेनिफिट मैं ये भी देखता हूं कि जब आप एसएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस से रूबरू हो जाएंगे, जब आप उससे वाकिफ हो जाएंगे, तो आने वाले समय में आप एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि वही सिलेबस होगा, वही पैटर्न होगा, आपको नॉलेज होगा, आपका डर खत्म होगा। तो लद्दाख के कैंडिडेट्स को उस डर को अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। सर, खासकर डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट के लिए अभी जो है जिक्र नहीं हो रहा है, जिस तरह से एसएससी को रेफर किया है स्टेट और डिविजनल लेवल के पोस्ट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी जो प्रायोरिटी थी एसएससी को रेफर करना, क्योंकि उसकी डेट फिक्स थी। अब वो काम पूरा हो गया है, तो अब जो है अगला जोर है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट को जो है दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को बोला गया है, उन्होंने बेसिक एक्सरसाइज कर ली है और जस्ट उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। बहुत जल्दी ही वो पोस्टें भी जो डिस्ट्रिक्ट एसएसआरबीज हैं वो अपने नोटिफाई करेंगी और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था लगभग 800 पोस्टें हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के जो कि एडवर्टाइज की जाएंगी
तो उसके लिए भी तैयारी कर लें। और ये बेहतर है कि पहले एसएससी की एडवर्टाइज हो और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की हो, ताकि जो लोग एसएससी में सेलेक्ट हो जाएं तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट में भी अपीयर हो सकेंगे। अगर हम डीएसएसआरबी की बात करें, आपने भी कहा कि डीएसएसआरबी के जो बोर्ड हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन जब एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आता है, क्वेश्चंस उठते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके। इस साल एक पहल देखने को मिली करगिल में ओएमआर शीट के जरिए, तो आने वाले वक्त में आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश रहेगा एक स्मार्ट तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस हो जाए डिस्ट्रिक्ट कैडर के प्रोसेस में भी, क्या करेंगे? हमने दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को बोला है, दोनों काउंसिल्स को बोला है कि डिस्ट्रिक्ट एसएसआरबी की प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें, मॉडर्नाइज करें और एसएससी से गाइडेंस लें। और इसके लिए दोनों डिप्टी कमिश्नर्स एफर्ट्स कर रहे हैं। जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पर ये जो प्रयास जो करने हैं या जो भी इसमें एफर्ट्स करने हैं वो काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करने होंगे, जिसके लिए हमने उनको डायरेक्शंस ऑलरेडी दे दी हैं। सर, खासकर डीएसएसआरबी में और भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए जिस तरह से एसएससी के तरफ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं डीएसएसआरबी के रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेस है? बिल्कुल, जो डीएसएसआरबी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी कंप्यूटराइज्ड है और उसमें सारा कुछ डिजिटल है और उसकी हमने एसएससी से बात भी की है। दे आर रेडी टू गिव द ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एसएसआरबी फॉर डेवलपिंग देयर ओन सिस्टम। सर, इससे पहले क्लास 4 की 290 पोस्ट्स जो इस वक्त कोर्ट में जिसके ऊपर स्टे हैं, और आपके ट्वीट में भी कहा है कि एफर्ट लगातार किया जा रहा है स्टे को वेकेट करने के लिए, क्या स्टेटस है? बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से जो है रिप्लाई जो कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने है फाइल की है और ये लगातार कोर्ट में इसको परस्यू किया जा रहा है। अब चूंकि ये कोर्ट में सब्जुडिस है तो इस पे फाइनल डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही होगा और उसके बाद पर हमारी तरफ से इसमें काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, एक बार फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे आखिरी सवाल, जनरली युवाओं में और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस वक्त जो आप एश्योरेंस दे रहे हैं और जो कोशिश आपका रहा है इस प्रोसेस को तेज करने में, वो बेहतरीन कोशिश देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ उनमें एक खदशा रहता है कि आखिर जो डेट दिया है उस पर होगा कि नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मतलब बिलीव ना करने का क्या ग्राउंड है, क्या रीजन है। अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीनियर ऑफिसर ये बयान दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक्सरसाइज हो चुकी है और एसएससी ने डेट नोटिफाई कर दी है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का शक शुबा होने का तो मुझे कोई संदेह नहीं देखता। ये अननेसेसरली अगर हम केवल इस चीज को दिमाग में बैठा ले कि नहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन केवल झूठ बोलती है तो ये अलग बात है, तो अदरवाइज इस चीज का कोई आधार नहीं है शक का। इसीलिए सर इस वक्त जितने भी यूथ हैं वो हर वक्त आपके ट्वीट का इंतजार करते हैं। आगे जिस तरह से स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें, खासकर लद्दाख के अंदर रूरल एरिया में एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके डिपार्टमेंट का किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसमें चूंकि एजुकेशन सेक्टर सारी पूरी तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दोनों काउंसिल्स की तरफ से होती है, तो हमने दोनों काउंसिल्स को रिक्वेस्ट किया है, हमने डेटा उनको प्रोवाइड किया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है और फंड्स की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप देखें, खर्चा देखें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है लगभग 4 लाख रुपया पर बच्चा जो है पर स्टूडेंट खर्च किया जाता है लद्दाख में, जो कि पूरी कंट्री में हाईएस्ट, क्या मैं तो कहता हूं कि किसी भी दूसरे स्टेट से ये 2 से 3 गुना होगा और इट इज इक्वल टू एनी यूरोपियन कंट्री। और दूसरा कि अगर पीपल टीचर्स रेशियो देखें तो ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये सब होने के बाद भी अगर लोगों को हमारे सिस्टम पे और एजुकेशन सिस्टम पे यकीन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है और इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने दोनों काउंसिल से रिक्वेस्ट किया है, दोनों काउंसिल इसमें काफी मेहनत कर रही हैं, काफी वर्कआउट कर रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी जो चेंजेस करने हैं वो भी दोनों काउंसिल्स ने इसमें बेसिक एक्सरसाइज करी है और बहुत जल्द ही वो जब उनका प्रपोजल आएगा तो हमारी स्टेट लेवल टास्क फोर्स की भी मीटिंग होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेजेस को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। जैसा कि अभी पता है कि हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने ये आईसीटी लैब्स जो है, कंप्यूटर लैब्स जो है और स्मार्ट क्लासरूम दे दिए हैं। बहुत से अभी अटल टिंकरिंग लैब बने हैं। एग्जिस्टिंग जो हमारे साइंस और मैथ्स के लैब्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए पैसे दिए गए हैं। इस साल हर हाई स्कूल और हर हायर सेकेंडरी को लगभग 15 लाख और हर हाई स्कूल को लगभग 8 लाख रुपया दिया गया है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उनको अपने लेवल पे ही दूर कर ले। और जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिजली का, पानी का, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट्स, CWSN टॉयलेट्स,
वाटर सप्लाई और हैंड वॉशिंग सभी के लिए पैसे दिए गए हैं। और ये एक चूंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि काफी स्कैटर्ड स्कूल्स हैं और दूर दराज के इलाकों में होते हैं, तो वहां पर ये थोड़ा सा काम करना एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के लिए मुश्किल होता है, पर आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सर जनरली हम रूरल एरियाज में जाते हैं और स्कूल्स पे जाकर स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज हमें ये देखने को मिला सर कि एक तो टीचर्स की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला, और खासकर हेडमास्टर की काफी जो है कमी है स्कूल्स में, जिस वजह से वहां के स्कूल में जो स्टूडेंट्स है कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक अहम चीज सर इससे बढ़ के कि अटैच का एक सिस्टम है। एक अगर आपको कहें तो रूरल के हम कुछ स्कूल्स में गए थे, वहां पे एक स्कूल था कि वहां से लगभग 7 स्टाफ को अटैच करके दूसरे जगह पे अटैच करके था, और वहां के लोग इस तरह की अपील कर रहे थे कि ये अटैच का सिस्टम क्यों है। तो डिटेच के लिए कोई प्रोसेस आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स? देखिए, स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति करना और लेक्चरर्स तक की नियुक्ति करना जो है काउंसिल्स के हाथ में है, और जो हमने बार बार काउंसिल्स को लिस्ट भी प्रोवाइड की है। हमारे 160 के करीब स्कूल्स हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर कि टीचर्स रेशियो एडवर्स है। करीब 200 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे कम हैं, टीचर्स ज्यादा है। तो ये कहना कि टीचर्स की कमी है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह की टीचर्स की कमी नहीं है। आपको जैसा कि पता है, पिछले दिनों 1085 के करीब जो RETs हैं उनको रेगुलराइज करके टीचर्स बनाए गए हैं। तो टीचर्स की किसी तरह की कमी नहीं है। जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो हमने काउंसिल से रिक्वेस्ट किया है, और वो बिल्कुल काम इस पे कर रहे हैं कि कहां कहां से बच्चों टीचर्स को हटा करके दूसरी जगह लगाया जाए। और अटैचमेंट का सिस्टम बिल्कुल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके विरुद्ध है कि किसी तरह का अटैचमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में उस तरह से किया जाए। और लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है दूर दराज के स्कूलों को चलाने के लिए, तो ऐसे में काउंसिल्स अगर जो है या कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन उसको करती है, तो अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल अटैचमेंट जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां पर बच्चों की संख्या के हिसाब से टीचर्स जरूर मुहैया कराए जाने चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो टीचर्स की कमी नहीं है। सर क्या जहां पे रोल नहीं है, स्टूडेंट्स के रोल बहुत कम है, कुछ स्कूल्स में बहुत ही कम रोल है, तो क्या स्कूल्स की कलरिंग का सोच रहे हैं? हमने रेशनलाइजेशन करने के लिए ऑलरेडी जो है डायरेक्शंस काउंसिल्स को दिए हैं, और दोनों काउंसिल्स ने इस पे काफी एक्सरसाइज किया हुआ है कि कैसे स्कूलों को क्लब किया जा सकता है। बिकॉज क्लबिंग होने से जो है टीचर्स की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी होगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो उससे आपसी जो है पीयर लर्निंग भी जो होती है, आपसी कंपटीशन से लर्निंग होती है, वो भी बढ़ेगी। तो इस पे भी हम लोगों ने काफी एक्सरसाइज की है, और बेसिक डेटा हमने प्रोवाइड किया है काउंसिल्स को, जिसपे कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोनों काउंसिल्स ने अभी फीडबैक भी दिया है कि काफी इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, और जैसे ही कुछ प्रपोजल आते हैं तो पूरी तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को सपोर्ट करेगी। सर खासकर जल जीवन मिशन की बात करें, JJM की बात करें, लद्दाख के अंदर वॉर फुटिंग बेसिस पे काम जारी है अलग अलग रूरल एरियाज में, दूर दराज के जगहों में। आपके डेटा के हिसाब से 3% हाउस होल्ड से 30% हाउस होल्ड तक का टारगेट का जो अचीवमेंट है वो क्या है? तो आने वाले वक्त में किस तरह के टारगेट है, और इस वक्त तब तक JJM मुकम्मल न होगा तब तक के लिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे पानी की अभी भी समस्या है, इश्यूज हैं, उनको फिलअप करने के लिए किस तरह की कोशिश है? देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी रिजॉल्व किया है कि 15 अगस्त 2022 तक जो है हर घर को, रूरल हाउस होल्ड को जो है टैप वाटर कनेक्शन देना है। एक मुश्किल चैलेंज था, और सबसे पहली चीज है कि हम लोग ही इसके लिए तैयार नहीं थे। तो लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे काउंसिल हो, चाहे लोग हों, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इस चीज को अब हम कर पाए हैं। और इस बार ये डिमोन्स्ट्रेट हुआ है कि बहुत सी जगहों पर -15 टेम्परेचर में भी पानी की सप्लाई जारी है। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि इस सफलता को हमने हासिल किया कि ये चीज कर सकते हैं और होना चाहिए। और चूंकि सभी के सभी काम जो है 100% ये जो है अलॉटेड हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। और कमियां रह जाएंगी, बिल्कुल रह जाएंगी, क्योंकि हमारे चैलेंजेस अलग हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, डिजाइन डिफिकल्टीज हैं, तो लेकिन उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। और आने वाले समय में उनको इस तरह से स्ट्रेंथन करना है कि यह सिस्टम अगले 30 सालों तक बेहतर तरीके से चले और कम्युनिटी की निगरानी में चले। सर कब तक फुल फ्लैश JJM सक्सेसफुली अचीव हो सकता है लद्दाख में? देखिए, जो हमने टारगेट रखा है 15 अगस्त 2022 का रखा है, जो कि हर घर को नल का पहुंचाना है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो बिल्टअप है वो और भी चलता रहेगा कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं या ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है। बिकॉज JJM खाली पानी की सप्लाई नहीं है, साफ पानी की सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई है।
तो इसलिए उस चीज को भी इंश्योर करना है और इसको सस्टेनेबल बनाना है कि वो लंबे समय तक वो चीज रिलायबली चलता रहे। तो इसलिए उस पर जो फर्दर बिल्टअप करना है वो भी हम करते रहेंगे, लेकिन 15 अगस्त 2022 तक हर घर को पानी पहुंचाना है। सर, खासकर अगर हम करगिल की बात करें, विंटर में काफी बर्फबारी होती है और अभी भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे पानी की इश्यूज हैं, तो उसको टेम्परेरी बेसिस पे जब तक जेजेएम मुकम्मल ना होता है तब तक के लिए कंप्लीट करने के लिए लोगों को पानी की सहूलियत पहुंचाने के लिए किस तरह की डायरेक्शन आपने ऑफिसर्स को दी? देखिए, ऑलरेडी हमने काफी फंड्स मुहैया कराए हैं दोनों काउंसिल्स को फॉर हैंडपंप्स के लिए, जो काफी हैंडपंप्स लगाए गए हैं। टैंकर सर्विसेज के लिए भी हमने पैसा मुहैया कराया है, जहां कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है इमीडिएटली टैंकर सर्विसेज से प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा इस साल हमने 50-50 जो है सोलर पंप्स दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को दिए हैं, जिनका इंस्टॉलेशन अभी पेंडिंग है। बहुत जल्दी उसके इंस्टॉलेशन करेंगे, जैसे ही हम डबल सीसीज जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस लोकेशन पे लगना है तो वो भी लगा दिए जाएंगे। एक एडिशनल फीचर्स हैं जिससे कि जहां कहीं पानी की दिक्कत है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा सके। सर, अर्बन डेवलपमेंट के लिए किस तरह की कोशिशें हैं, क्योंकि जनरली अर्बन प्लानिंग का होना इस वक्त के टाइम पे हमें बहुत उसकी जरूरत बहुत महसूस होता है, क्योंकि जनरली जो हैफजर तरीके से इस वक्त बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस हवाले से अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स और मीटिंग्स आपने इन्हीं सालों में आपकी तरफ से किया गया है, और खासकर स्मार्ट सिटीज के लिए भी कोशिश किया जा रहा है लेह और करगिल में। तो किस तरह की इस वक्त की अचीवमेंट्स है और कोशिश जारी है और क्या टारगेट है अर्बन डेवलपमेंट को? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि स्मार्ट सिटी की कोशिश जारी है, स्मार्ट सिटी प्रिंसिपल से डेवलप करने का डिसीजन लिया जा चुका है। और जब थर्ड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव हुई थी जिसमें हमारे ऑनरेबल सीईसी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी थे और सभी थे, सबने ये डिसाइड किया कि हमें इस प्रिंसिपल पे इसको डेवलप करना है। और उसके लिए जो है जो प्लानिंग है वो की जा चुकी है, काम भी शुरू किया जा चुका है। आपको पता है कि लेह का जो मास्टर प्लान है वो लगभग तैयार है, उसकी नोटिफिकेशन केवल पेंडिंग है। वो नोटिफाई होते ही फिर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद लोगों की ऑब्जेक्शन लेने के बाद उसको फाइनल किया जाएगा। कारगिल का जो मास्टर प्लान है वो प्रिपरेशन स्टेज पे है और अभी इस पे सर्वे का काम चल रहा है हाउस होल्ड, तो वो भी बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोनों शहरों में सबसे बड़ी चीज है कि सॉलिड वेस्ट एंड सेप्टेज मैनेजमेंट का काफी जो है प्लान्ड वे में जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कुछ टेंडर हो चुके हैं, कुछ पे काम शुरू हो चुका है, कुछ जगह पर काम अभी शुरू होना है। उसी तरह से दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, दोनों सिटीज में 24/7 वाटर सप्लाई करने के लिए भी आरएफपी कॉल की जा रही है, जिसको जो कि अभी अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में गया हुआ है। उसकी अप्रूवल किसी भी दिन आ सकती है। उसके बाद हम इसके डीपीआर भी बनाएंगे, तो आने वाले समय में दोनों जगह 24/7 जो हाउस होल्ड वाटर सप्लाई है वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं। अब उससे काफी इंप्रूवमेंट शहर की जो है यूटिलिटीज पे आया है। दोनों जगहों पर वाटर एटीएम्स लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से लगभग हर सेक्टर में इवन कि आप कारगिल में जो आपका स्लॉटर हाउस का काम शुरू हो गया है, लेह का स्लॉटर हाउस का जो है डीपीआर बन गई है, उसके टेंडरिंग हो चुकी है, रादर अलॉटमेंट भी हो चुकी है, उस पर भी काम शुरू। तो ये हर सेक्टर में जो अगर आप देखेंगे कि काम शुरू कर दिया गया है और दोनों सिटीज में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है, उसको स्मार्ट बनाना है। और साथ ही इसमें जो ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट का है उस पर भी काम किया जा रहा है कि क्या हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्राम का सिस्टम शुरू कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर केबल कार का काम शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए एजेंसी को हायर कर ली गई है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी राइट्स, वो इस पे काम कर रही है। वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगी, उसके बाद डीपीआर बनाएगी। तो हर सेक्टर को, चाहे हम ट्रांसपोर्ट को लें, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट को लें, चाहे हम यहाँ का ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन को लें, इलेक्ट्रिफिकेशन को लें, हर सेक्टर में काम चल रहा है। कैजुअल लेबर्स का एक इशू हमें देखने को मिला था और जो कमेटी बना था उसमें आप भी था सर। उस कैजुअल लेबर्स के इशू का स्टेटस क्या है, और साथ साथ जो रहबरे खेल 102 हैं उनके भी इश्यूज थे परमानेंट के लिए, तो इस हवाले से कुछ अपडेट सर। देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है और इनको केवल अगर आप देखें कि कैजुअल लेबर्स की जो भर्ती है ये पूरी तरह से बैन थी। SRO 64 के बाद 94 से इसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद बीच में भी बहुत से डायरेक्शंस आई जिसमें कैजुअल लेबर्स लगाना जो है इलीगल था और 2015 में पूरी तरह से बैन किया गया है।
तो मेरे अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। अब इनको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेकर के कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए जो है कमेटी बनाई गई है। इसमें डेटा सारा कलेक्ट कर लिया गया है, अभी इनकी ऑडिट होनी है। ऑडिट होने के बाद इस पे बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा कि कैसे इन सब चीजों को उनकी बेहतरी के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। और रहबर खेल के ऊपर से वो भी साथ पे ही सारी चीजों का डिसीजन होगा। आखिर पे आप लद्दाख के अवाम को, लद्दाख के निवासियों को किस तरह की पैगाम पहुंचाना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमें लद्दाख को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और डेवलपमेंट अपने जो है पूरे जोर शोर से चालू है और जो है आगे बढ़ करके डेवलपमेंट के काम में हाथ लगाना होगा। और ये हमें सोचे कि बाहर की कोई एजेंसी आकर के, बाहर से कोई आकर के हमारे लिए सोल्यूशन नहीं, हमें खुद अपने सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपनी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, इंप्लीमेंटेशन करें। बिकॉज जो भी चीजें हो रही हैं और पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए जरूर सामने आए और उसके लिए जरूर आगे बढ़े। जैसे जेजेएम में विलेजर्स खुद आगे बढ़ के काम करवा रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उससे जो है वो काफी सेटिस्फेक्शन होती है लोगों को भी और पैसे का सही उपयोग भी होता है। तो मैं यही कहूंगा और जो है जो डेवलपमेंट का जो ये मौका है उसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें। डेवलपमेंट का जो मौका है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। हमारे साथ बात कर रहे थे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू साहब। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए। मोहम्मद साहब, गुलिस्तान। Omicron COVID-19 erik somajik tang jokpa philkan jigin innang inatbua pham kalyan jezeno karasta kazat bagyang borazat chakunyang yang silazat vaccine garbet salazat Omicron COVID-19 erik somajik tang jokpa philkan jigin innang inatbua pham kalyan jezeno karasta